7th प्रॉब्लम में 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इस पे ध्यान दो। मुझे वही देखना है कि जो बाहर बोर्ड लगा है पॉजिटिव कब देता है और नेगेटिव कब दे रहा है, कैसे ब्रेक करें इसको। तो मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स में देखता हूं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं 0 से लेके पाई तक, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ तो 0 से लेके पाई में सेम ही दिखता है, साइन एक्स के जैसा ही 0 to पाई। मॉड ऑफ कॉस एक्स की बात करूं तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का पाई/2 तक इधर आएगा और इस टाइप से चला जाएगा ये पाई तक। ये जो कर्व है ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का है, मॉड ऑफ साइन एक्स का। बीच में ये वाले जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो वो होता है 45, या यहां पे अपन बात करें तो 3π/4 135। तो यहां से देखो अगर मैं बात करूं ये तो आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स है और एक ग्राफ जो बन रहा है वो मॉड ऑफ साइन एक्स का है। तो आपको ये समझना है तो 0 से लेके π/4 तक फर्स्ट ब्रेकअप तो आपको कब मिला 0 से π/4 में। तो 0 से π/4 में कौन बड़ा हो रहा है मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स से बड़ा है कब 0 to π/4 में। तो लिमिट को मैंने ब्रेक किया इसमें 0 to सबसे पहले ले लिया π/4 और 0 से π/4 में मॉड ऑफ कॉस एक्स बड़ा होता है मॉड ऑफ साइन एक्स से। तो ये बाहर वाला मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ, इसको लिख सकता हूं मैं मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये समझ में आता है क्या, मॉड ऑफ कॉस एक्स ये बाहर वाला मॉड आपका ओपन हो गया ये dx। मतलब इस लिमिट को 0 से पाई तक की लिमिट को मैंने 0 से π/4 में फर्स्ट ब्रेकअप दिया। फिर मैं देना चाहूंगा π/4 से लेके 3π/4 तक, क्योंकि मॉड ऑफ कॉस एक्स तो ये चल रहा है। मॉड ऑफ कॉस एक्स यहां दिख रहा है और ये क्या है आपका मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मैं चलूंगा π/4 से लेके 3π/4 तक। तो π/4 से 3π/4 में मॉड ऑफ साइन एक्स बड़ा होता है मॉड ऑफ कॉस एक्स से। तो ये चीज ग्रेटर देन आएगी इससे, मतलब आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो पॉजिटिव कब मिलेगा ये π/4 से लेके 3π/4 में, वो कौन है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये इतना आया। आगे बात करिए आपने प्लस 3π/4 से फिर पाई तक गया तो फिर मॉड ऑफ कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास। ये 3π/4 से लेके पाई तक मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब यहां ये तो आपने बाहर के मॉड को तोड़ा, बाहर जो मॉड फंक्शन था इसको ब्रेक किया। अब अंदर वालों की बारी है, अंदर देखते हैं अपन। तो 0 से π/4 में मॉड ऑफ साइन एक्स ये पॉजिटिव देता है अंदर, तो साइन एक्स से ही खुल जाएगा। 0 से π/4 में कॉस एक्स भी पॉजिटिव देता है तो ये कॉस से ही खुल गया। तो 0 से π/4 सिंपल हो गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करते रहो, ये दे देगा। अब यहां देखने की बात है π/4 से 3π/4 तक साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है। अब इस ग्राफ को भूल जाओ आप, इसको अलग से कर रहे हैं। साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स π/4 से लेके 3π/4 तक क्या चलेगा ये पॉजिटिव ही चलेगा। तो ये तो पॉजिटिव से ब्रेक हो गया। π/4 से लेके 3π/4 ध्यान से देखना यहाँ पे, ये साइन एक्स पॉजिटिव हो गया dx। मैं माइनस कॉस एक्स को अलग ले जाता हूं। तो कॉस एक्स को अगर मैं π/4 से लेके 3π/4 तक कॉस एक्स की बात करूं तो कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक ऐसा बनता है। तो कॉस एक्स क्या करेगा π/4 से लेके π/2 तक, तो cos x क्या होगा पॉजिटिव। cos x π/4 से π/2 तक क्या देगा पॉजिटिव, बट π/2 से लेके 3π/4 तक क्या देगा नेगेटिव। ये माइनस जो लगा हुआ था यहाँ पे ये तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब इस cos x को मैं ब्रेक करूंगा π/4 से लेके π/2 तक। तो π/4 से लेके π/2 तक cos x देगा पॉजिटिव, ये हो गया आपका cos x dx। और π/2 से लेके जो 3π/4 तक आपको जाना है वहां तक cos क्या देगा नेगेटिव। तो माइनस ऑफ π/2 टू 3π/4 cos x dx ये आपका बन जाएगा। यहां तक आ गया। और लास्ट स्टेप ये जो थी 3π/4 टू पाई में, इस केस में तो साइन भी, साइन क्या देगा ये पॉजिटिव, cos क्या देगा नेगेटिव। तो अगला जो लिखना है आपको यहाँ कहीं बना दे, इसको ही ब्रेक कर दो, ये भी ब्रेक हो जाएगा फाइनली। इसको ब्रेक होके ये देगा आपका माइनस ऑफ 3π/4 टू पाई, साइन एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, cos x नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस cos x बन जाएगा dx। समझ में आ रहा होगा वैसे 3π/4 टू पाई। मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ऐसा बनेगा। अब मैं फाइनली वैल्यूज लिख देता हूं क्या आ रही क्या नहीं आ रही।
ये ब्रेकअप समझ में आया ना? फर्स्ट बाहर के मॉड को तोड़ दिया, बाहर के मॉड के बाद ये देखता गया क्या क्या हो रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट केस में -0 to π/4, तो माइनस तो बाहर ही रहने दो, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, इतना आ गया। लिमिट आपकी आ जाएगी 0 to π/4 लगा दें। 3π/4 में साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर कर देता हूं, ये आ जाएगा π/4 to 3π/4। फिर आएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स π/4 to π/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का फिर साइन एक्स π/2 to 3π/4। फिर यहाँ पे आ जाए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स, आपका लिमिट जाएगा 3π/4 to π। इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं। देख लो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बस लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है, इनकी वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज डाल के कुछ ना कुछ आंसर निकल आएगा इसका। आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर तुम्हें दिखना चाहिए 4√2 - 1। इसका जो आंसर आपको दिखेगा 4 × √2 - 1। पूरे कैलकुलेशन वगैरह कुछ करोगे ये आ जाएगा 4√2 - 1। इस टाइप से ब्रेकअप देगा। तो ये तो था मॉड का। मैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे बात कर रहा था। ए से लेके बी तक का लिमिट है, तो ए से लेके बी तक की लिमिट को आप बीच में ब्रेक कर सकते हो, ए से सी तक, सी से बी तक, fx dx। इसमें मैंने मॉड फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा और मॉड फंक्शन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर। कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी सुनो। 0 to 1.5 x² dx, ये वाला नोट कर लिया। आप इसको करने की कोशिश करो जरा, 8th को 9th को ब्रेक तो करो। 0 to 1.5 बॉक्स ऑफ x² dx और 0 to 2 बॉक्स ऑफ x² dx, इसको कैसे ब्रेक करते हो करो जरा, मैं बताता हूं फिर। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक करने के लिए यहां पे ध्यान से सुनो। इसको बॉक्स के अंदर जब भी कोई वैल्यूज हो बनेगी तो अल्टीमेट वो इंटीजर पे ही ब्रेक होगा। जैसे मैंने लिखा बॉक्स ऑफ x, मैं चाहता हूं ये 0 से लेके 5 तक चले, तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार बॉक्स के अंदर वाला इंटीजर कब कब बनता है और वो इंटीजर क्या इस लिमिट के अंदर है या नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं कि x का वैल्यू, तो x का अगर मैं 0 डालूंगा तो ये 0 ही बनेगा। अब x की इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी बन सकती है, 1 2 3 4 5, बहुत सारी। बट इस लिमिट के बीच में x क्या है जिसके लिए वो इंटीजर बने, तो इस लिमिट के बीच में x भी क्या है, 1 2 3 4। मतलब इस अगर x ही लिखा हुआ है अंदर तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 0 से 1 बॉक्स ऑफ x dx, प्लस 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, प्लस का साइन लगाते जाना। मतलब जितनी बार भी ब्रेक हो रहा है आपको सबसे पहले देखना है कि बॉक्स के अंदर वाला इंटीजर कब बनता है, और जब इंटीजर बने उसके लिए x की वैल्यू कौन सी काम कर रही है, वो x की वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। जैसे इस प्रॉब्लम को मैं देखूं, मुझे मालूम है यार कि मैं देखूंगा सबसे पहले कि x² इंटीजर कब कब बन रहा है। तो x² इंटीजर क्या बनता है, 0 भी दे सकता है, लेकिन 0 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, बहुत सारी इंटीजर वैल्यू दे सकता है x²। अब आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस लिमिट के अंदर हो। ये इंटीजर तो इतने सारे दे सकता है, बट x की वो वैल्यू जो इसके अंदर हो। तो एक तो 0 कब देगा, जब x क्या होगा 0, तो 0 तो आपका लोअर लिमिट ही है, मतलब आप यहां से इनिशिएट ही करोगे। इसके बाद ये कब दे सकता है, जब x क्या हो 1, तो 1 इसके अंदर ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली 1 रखेंगे। फिर ये कब दे सकता है इंटीजर, जब x का वैल्यू कितना हो √2, तब ये 2 देगा। जब x का वैल्यू कितना होगा √2, तो ये 2 दे रहा है, तो इस केस में √2 भी इस लिमिट के अंदर आएगा, √2 पे ब्रेक होगा। ये कब दे सकता है इंटीजर, जब क्या होता है √3, लेकिन √3 इस लिमिट के बाहर निकल जाएगा, तो आप अपना √3 से कोई मतलब नहीं, इसके आगे की वैल्यूज अपने काम की नहीं है। लिमिट केवल 0 से 1, 1 से √2, √2 से आपका जो 1.5 तक है वहां तक लिमिट को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले देखना है कि यार बॉक्स के अंदर वाला कब कब इंटीजर बनता है, जब इंटीजर बनता है तब तब x की जिन वैल्यूज के लिए वो इंटीजर बनेगा उन पे आप लिमिट को ब्रेक करोगे। जैसे इस केस में मैंने देखा x² बन सकता था 0 1 2 3 4 सब कुछ,
तो x की वैल्यूज जो आपके काम की है वो केवल 3 ही निकल के आई, 3 क्या 2 ही निकल के आई, इनफैक्ट 1 और √2। तो इस लिमिट को मैं कहां पे ब्रेक करूंगा, 1 पे और √2 पे। तो 0 ले गया मैं 1 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 1 to √2 बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx, फिर √2 से लेके आपका चला जाएगा 1.5 तक बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx। अब इसको देखें 0 से 1, तो 0 से 1 में 0 से 1 में ये क्या देगा, जो भी वैल्यू देगा वो 0 से 1 के बीच देगा, 0 से 1 के बीच, दैट मीन 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो 0 से 1 में अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको मैं बाहर लिख देता हूं, 0 to 1 dx। 1 से 1 पे क्या देगा ये 1, √2 पे क्या देगा अंदर वाला 2। सो बॉक्स के अंदर की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बीच मिलेगी, 1 से 2। तो बॉक्स के अंदर का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, और अगर 1 से लेके 2 के बीच में लाई करता है तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये वैल्यू 1 बन गया, ये हो गया 1 to √2 dx। प्लस √2 डालोगे तो क्या दे देगा 2, 1.5 का होल स्क्वायर मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो इसका बॉक्स जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 2। और जब वो अपने इंटीग्रल वैल्यू देता है तो उसको हटा दिया करो, ये तो चला गया क्योंकि इसी का वैल्यू कितना आया 2, इसी का वैल्यू कितना आया 1, इसी का वैल्यू कितना आया 0। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है x 1 से लेके √2 तक, ये लिखा है 2x √2 से लेके 1.5 तक, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 प्लस 2, ये हो गया 1.5 माइनस √2। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो √2 - 1 2 1.5 ये 3 हो जाएगा, -2 √2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √2। तो फाइनल आंसर हो गया इसका 2 माइनस √2। तो 0 to 1.5 ये आएगा 2 माइनस √2। इसको भी कर ही लोगे आप समझ में आ गया होगा। एक 1 पे ब्रेक होगा, √2 पे ब्रेक होगा, √3 पे ब्रेक होगा, और √4 का मतलब क्या हो गया 2। तो ये जो 9th प्रॉब्लम है इसके ब्रेकअप आप कैसे दे पाओगे, 0 to 1 x स्क्वायर dx प्लस 1 to √2 x स्क्वायर dx प्लस √2 to √3 x स्क्वायर dx प्लस √3 से लेके 4 तक, 4 मतलब 2, √3 से लेके 2 तक बॉक्स ऑफ x स्क्वायर dx। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इजीली सॉल्व हो जाएगा, देख लेना आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप बात करो 0 से लेके π/3 √3 10x, इसको बताना सॉल्व करके इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। इसका बॉक्स 0 से लेके (2012) e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x करो। इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लो। 0 to π/3 √3 10x, 0 to 2012 e⁻x माइनस बॉक्स ऑफ x, 0 to π/3 √3 10x। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले √3 10x इंटीजर कब कब बनता है, तो √3 10x को मैं इंटीजर चाहता हूं। तो ये इंटीजर कब बनेगा, जब 10x का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। अगर 10x 1/√3 देता है तो ये 1 बन जाएगा, 10x 2/√3 देता है तो ये 2 बन जाएगा, 10x यहाँ पे 3/√3 देता है तो ये 3 बन जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो इस लिमिट के अंदर हो। बनेगा तो ये बहुत बार इंटीजर, बट x की वैल्यू जो इसके अंदर हो। तो मैं देखता हूं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। अगर ये 1/√3 है मतलब क्या होना चाहिए आपका π/6। 2/√3, तो 2/√3 मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली 10 में किसका वैल्यू होता है, इसलिए इसको लिख दिया x को tan इनवर्स 2/√3। तो tan इनवर्स 2/√3 ये क्या हो जाएगा √3, तो ये किसका वैल्यू होता है π/3। π/3 तो अपना अपर लिमिट ही है, अब इसके बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को केवल 2 बार ही ब्रेक करेंगे, 0 to π/6 और π/6 से लेके tan इनवर्स, क्योंकि 0 से लेके π/3 के बीच में x की ये 2 वैल्यूज ही आ रही हैं, जिस पर ये एग्जैक्टली क्या बनेगा √3 10x एग्जैक्टली क्या बनेगा इंटीजर। इस वैल्यू के लिए क्या बनेगा 1, इस वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा 2। तो आप इसको ब्रेक कर दें, 0 से लेके π/6, 0 से लेके π/6 बॉक्स ऑफ √3 10x dx प्लस π/6 टू प्लस π/6 टू tan इनवर्स 2/√3
बॉक्स ऑफ जो भी लिखा था आपका √3 tan x dx प्लस tan इनवर्स 2/√3 2 π/3 √3 tan x dx। अब इसको मैं देखूं कि 0 से π/6, तो 0 से इस केस में आप एक काम करा करो, एक आसान तरीका भी है। सबसे पहले आपने लोअर लिमिट रख दिया, 0 रखा तो इसका वैल्यू कितना आया 0, π/6 अपर लिमिट रखा तो tan π/6 1/√3 मतलब ये क्या दे देगा 1। तो लोअर लिमिट पे 0 दिया, अपर लिमिट पे इसने क्या दिया 1। जो एक वैल्यू दे रहा है 0 और एक वैल्यू क्या दे रहा है 1, जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू बन जाता है। मतलब इसका वैल्यू अल्टीमेट कितना बन गया आपके पास 0 to π/6 0 dx। चाहे इंटीग्रल के बाहर लिखो अंदर लिखो एक ही बात है, बॉक्स है इसलिए इंटीजर देना ही है उसको। इधर रखा मैंने π/6, तो π/6 पे पूरा कितना दे रहा है 1, tan इनवर्स 2/√3 पे कितना दे रहा है 2, 1 और 2 में लेस देन कौन है 1, तो इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। ये π/6 to π/3 ये आ गया 1 dx प्लस tan इनवर्स 2/√3, इस केस में इसका वैल्यू क्या बन गया 2, π/3 डाला तो क्या बन जाएगा 3, छोटा वैल्यू कौन है 2, तो ये बन गया आपका इस केस में tan इनवर्स 2/√3 से लेके π/3 तक ये बन जाएगा आपका 2 dx। अब इसका इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका 0 ही दे देगा। इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x, और x का मतलब π/6 से π/3, π/6 से π/3 प्लस यहाँ पे 2, ये हो जाएगा x tan इनवर्स 2/√3 से लेके π/3 तक। वैल्यू डाल दें इसमें तो ये बन जाएगा π/3 माइनस π/6 प्लस 2 π/3 माइनस tan इनवर्स 2/√3। सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत, जो भी आ जाए। ये हो गया π/6 प्लस 2 π/3 माइनस 2 tan इनवर्स 2/√3। ये यार कुछ गड़बड़ हो गया है, π/6 से लेके π/3 लिमिट नहीं था, लिमिट क्या था tan इनवर्स 2/√3। अब तुम करते रहना यार ना। तो इसकी लिमिट है 1 dx का कितना हो जाएगा x, और सॉल्व करके उसमें लिमिट लगा लो तो अच्छा सा आंसर दे देगा। ये लिमिट है, अल्टीमेट इसका आंसर कितना आएगा x, और कर देना। इसका कितना हो गया 0 है, 0 इसको करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सॉल्व करना है आपको, दोनों को सॉल्व करके इसकी वैल्यू लगा दो, जो भी आता है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 to 2012 e to the power x minus box of x। थर्ड प्रॉब्लम 0 to infinite 2 upon e to the power x dx। इसको अटेम्प्ट लगाओ। अब देखें सबसे पहले e to the power x minus box of x। बॉक्स ऑफ x कब, क्योंकि यहीं पे लिखा है केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कब इंटीजर बन सकता है जब x का वैल्यू क्या हो 1 2 3, ये तो बहुत सारे वैल्यूज है, मतलब 2 0 1 1, यहां तक आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रेकअप दिया 0 to 1 e to the power, ये तो जो लिखा था वही लिखा रहेगा बॉक्स ऑफ x, प्लस 1 to 2 e to the power x माइनस बॉक्स ऑफ x dx, प्लस 2 to 3 e to the power x माइनस बॉक्स ऑफ x dx। अब तो इसको चलने दो, ये हो जाएगा 2 0 1 1 2 0 1 2 e to the power x माइनस बॉक्स ऑफ x dx। अब देखें 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या जो मैंने बताया कि लोअर लिमिट रखो इस बॉक्स के अंदर तो 0 बनेगा, अपर लिमिट रखो तो क्या बना 1, दोनों में लेस देन वैल्यू कौन है 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 to 1 ये हो गया e to the power x माइनस 0 dx, प्लस 1 रखा तो ये हो गया 1, 2 रखा तो क्या हो गया 2, तो छोटा वैल्यू 1, तो e to the power x माइनस 1, 1 से 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 से 3 e to the power x माइनस 2, क्योंकि बेटा ये वैल्यू किसकी है बॉक्स ऑफ x की वैल्यू है, इसलिए उसी की जगह लेगा है, इसको हर बार बाहर नहीं लिखना है। अपने प्रॉब्लम में वहां इधर वैल्यू बनता था इसलिए मैं उसको बाहर लिख देता था, बट जहां पे भी बॉक्स लिखा है उसी वैल्यू वही इंटीजर वैल्यू बनेगी dx। अब तो यहां तक जाओगे ये हो जाएगा 2 0 1 1 2 0 1 2 e to the power x माइनस 2 0 1 1 dx। इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया e to the power x 0 to 1,
इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो गया e टू द पावर x माइनस 1 1 2 2, ये हो गया e टू द पावर x माइनस 2 2 से 3, ये हो गया e टू द पावर x माइनस 2011 से लेके 2012, 1 डाला तो क्या हो गया e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ये हो गया e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ये भी हो गया e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दें। e माइनस 1 लिखा है, ये लिमिट कहां से चल रही है 1 से लेके 2012 तक, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2012, तो इसको आप लिख सकते हो 2012 e माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2012 e माइनस 1। इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जितने बार ब्रेक हो रहा है उतने ब्रेकअप दे दो। इसका एक और अप्रोच समझने की कोशिश करो, ये लिखा है 022012, इसको इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, यहाँ इंटू क्या कर देते हैं इसको 1, ये लिखा है e टू दी पावर, इसको ढंग से देखो तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, 0 to 2012 इंटू इसको लिख सकते हैं 1, तो ये लिखा है आपका 0 से लेके 2012 इंटू 1, इसको लिख दिया e टू दी पावर फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x dx। अब इसको देखें, फ्रैक्शनल फंक्शन x का पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन x एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है आपका 1। तो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी की बात करी थी 0 to nt, 0 से लेके अगर nt fx dx है और अगर t उस फंक्शन का पीरियड है और n इंटीजर बनता है तो n को बाहर ले लेना चाहिए, 0 to t fx dx कर देते हैं, तो n को बाहर लेके 0 to fx dx आप कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड क्या होता है 1, तो भाई 2012 एक इंटीजर है तो 2012 को मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया 0 to 1 e टू दी पावर फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, और फ्रैक्शनल फंक्शन x को मैं क्या लिख सकता हूं वही x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये बन जाएगा 0 to 1 e टू दी पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x dx। 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, मतलब ये हो गया 2012 0 to 1 e टू दी पावर x माइनस 0 dx, तो e टू दी पावर x आ गया है 0 to 1 ये 2012, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 201, मतलब यही लिखा हुआ जैसा लिखा 2012 e माइनस 1। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको अटेम्प्ट लगाओ, थर्ड 0 to इनफाइनाइट बॉक्स ऑफ 2 अपॉन e टू द पावर x, बॉक्स 2 अपॉन e टू द पावर x, इसको कैसे करोगे सिंप्लीफाई, देखा इसको 0 to इनफाइनाइट 2 अपॉन e टू द पावर x। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यार ये एग्जैक्टली कब इंटीजर बनता है, बॉक्स ऑफ 2 अपॉन e टू द पावर x एग्जैक्टली कब इंटीजर बनेगा। तो यार इंटीजर कब बनेगा जब डिनोमिनेटर क्या हो, ये जैसे डिनोमिनेटर की बात करें तो अगर e टू द पावर x का वैल्यू, e टू द पावर x का वैल्यू अगर 1 बन गया, e टू द पावर x का 1 बनता है वैल्यू तो ये इंटीजर बन जाएगा, 2 बनेगा। e टू द पावर x का वैल्यू 2 होता है तो भी ये इंटीजर बनेगा। बट अगर e टू द पावर x का वैल्यू 3 हो गया तो ये क्या देगा 2/3, तो मैं 2 के बाद की तो कोई इंटीजर ले ही सकता हूं। एक पॉसिबिलिटीज और बनती है कि e टू द पावर x क्या हो जाए 1/2 1/3, इस टाइप की कुछ चीजें बनती है तो भी ये इंटीजर बन सकता है। अब आपको ये चीज देखना है कि ये तो मालूम चला कि इन केस पे क्या बनेगा इंटीजर बनेगा, e टू द पावर x की इन वैल्यूज के लिए क्या बन रहा है इंटीजर, बट आपको देखना है कि इन वैल्यूज के लिए x का जो वैल्यू आता है वो इस लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर 1 लेता हूं तो x का वैल्यू कितना आता है ln1 दैट मींस 0, ये लेता हूं तो इसका वैल्यू कितना आता है ln2, ये चीज करता हूं तो इसका वैल्यू कितना आता है ln1/2, फिर ln1/3। अब देखते हैं आपके लिमिट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब 0, ये तो आपका ln2 होता है, ये सारी वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव में, ln1/2 मतलब माइनस ln2, ln1/2 का मतलब कितना हो जाएगा माइनस ln2, ये माइनस ln3, तो नेगेटिव की वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं है, तो 0 से ये ln1 0, मतलब ये तो लोअर लिमिट ही आ गया, तो 0 से इनफाइनाइट में केवल एक ही वैल्यू फंस रहा है यहाँ पे ln2, तो आप इसको केवल एक ही वैल्यू इस पे ब्रेक कर सकते हो, 0 से ln2 और 0 से इनफाइनाइट।
तो 0 से लेके ln2 पे ब्रेक किया पहला, ये हो गया 2 अपॉन l e टू द पावर x dx प्लस ln2 से मैंने ब्रेक किया इसको इंफिनिटी तक, ये हो गया 2 अपॉन e टू द पावर x, इसका बॉक्स dx। अब इसको देखें, 0 डालोगे तो e टू द पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, लोअर लिमिट पे कितना दे रहा है 2, ln2 डालोगे तो कितना दे देगा ये 1, तो इसका 0 पे दिया इसने 2, ln2 पे दिया 1, दोनों में छोटा कौन है 1, तो 0 से ln2 पे क्या हो गया 1 dx। ln2 डाला तो इसने दिया 1, x इक्वल टू इंफिनिटी डाला तो इसने कितना दिया 0, दोनों में छोटी वैल्यू कौन है 0, तो इसका वैल्यू बन गया 0 dx। तो ये पूरा हो गया 0, इसको सॉल्व करोगे तो ये दे देगा x, ये 0 से लेके ln2 तक, तो ये हो गया ln2 माइनस 0, मतलब फाइनल आंसर आ गया इसका ln2। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0 to 2 पाई बॉक्स ऑफ sin x प्लस cos x, सॉल्व करो इसको। 0 to 2 पाई बॉक्स ऑफ sin x प्लस cos x dx, इसको अटेम्प्ट लो। 0 to 2 पाई sin x प्लस cos x, आपको देखना है एग्जैक्टली ये कब इंटीजर दे रहा है, ये जब जब इंटीजर देगा तब तब आपको प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। तो बेटर है कि मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जगह अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बना लूं तो इंटीजर ढूंढना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 0 to 2 पाई, इसमें √2 का मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब देखें 1/√2 का मतलब cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x, तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, यहां बन गया √2, ये हो जाएगा sin x प्लस π/4, इसका बॉक्स। अब इसको इंटीजर ढूंढना पूरे को आसान होगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, जब ये चीज 0 बनेगी तो पूरा 0 हो जाएगा, जब ये चीज 1/√2 बनेगी तो ये 1 बन जाएगा, ये जब -1/√2 बनेगा तो -1 बन जाएगा। अब आप इसको इंटीजर ढूंढते रहो और लिमिट में ब्रेक कर लो। तो लिमिट में ब्रेक करने के बाद मतलब इस पूरे को इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू प्लस माइनस √2 या 0, इनमें से जो भी होती है इसके हिसाब से इंटीजर बनता जाएगा और ब्रेक होता जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टीज करना। इसको नहीं आया तो बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद फोर्थ फिफ्थ जितनी प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट आगे अपन